पढ़ ले बेटा में आप सभी का एक बार फिर जोरदार बहुत बहुत स्वागत। हमारी इकोनॉमिक क्लासेस आप क्लास 1 में पढ़ते आ रहे हैं एंड आज क्लास 11 की ही क्लास है। तो हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, है ना। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मैंने उस टॉपिक में लास्ट में बताया था कि आप सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की लास्ट में बताया था कि मैं इकोनॉमी का एक चैप्टर दूंगा आपको, वो भी पीपी कर्व के साथ। तो पीपी कर्व के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप जाकर इकोनॉमी की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो आज अभी हम पीपी कर्व पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं ये एजम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि आप इकोनॉमी की क्लास लेकर यहाँ पर बैठेंगे आप, ठीक है। तो ठीक है, पीपी कर्व में हम क्या पढ़ेंगे, पीपी कर्व पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज ये हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम को और हाईलाइट करेगा। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या चीज़ है और हाईलाइट होगी, यानी और समझ में आएगा बेटर तरीके से। तो ठीक है, पहले हम पीपी कर्व ही जान लें, फिर जब हाईलाइट करने की ज़रूरत है तो पहले उसे पीपी कर्व को भी तो जाने क्या चीज़ है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेशन एग्जाम्पल भी है, सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस क्या है। हम कुछ टॉपिक भी जुड़े हुए टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं पीपी कर्व में ही, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो देखो पीपी कर्व है क्या, हम पहले ये जान लें, है ना। पीपी कर्व है क्या, पहले हम ये जानें बहुत अच्छे से। देखो पीपी कर्व आप डेफिनेशन आप फुल फॉर्म तो पढ़ रखे होंगे, क्योंकि मैंने अभी दिखाई दिया आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप कर्व का मतलब तो जानते ही हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप मैथ में ग्राफ बनाते थे तो वो कुछ ना कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता था, एक कर्व जब बन जाता था तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन ही करेगा। वो किसकी रिप्रेजेंटेशन करेगा, प्रोडक्शन की, जब प्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो रही है, यानी आउटपुट की, गुड्स एंड सर्विसेज की। पॉसिबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, जिसको हम पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो मैक्सिमिटी ऑफ लेवल बोल दीजिए आप चाहें, ठीक है। क्या मतलब निकल कर आया पूरी डेफिनेशन का, पूरी डेफिनेशन का यही मतलब निकल कर आया सर हमारे लिए। कोई बताएगा, पहले आप ही बताइए सर ये मतलब निकल कर आया। मैं बताता हूँ, बताओ बेटा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व विच ग्राफिकली रिप्रेजेंट मैक्सिमाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। वेरी गुड, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो वही डेफिनेशन आज हम ब्रीफ स्टडी करके चलेंगे इसी डेफिनेशन के बारे में। देखो वर्ड से ही हमें कई बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल गई कि नहीं मिल गई, तो बताइए और ब्रीफ में पढ़ेंगे तो कैसी डेफिनेशन मिलेगी। तो देखिए आइए, आप वर्डिंग से ही डेफिनेशन निकाल रहे हैं इकोनॉमी में, कितनी बढ़िया बात है। इट इज़ ए कर्व विच ग्राफिकली रिप्रेजेंट, आपने इतनी लाइन तो बोली थी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। आपने मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट बोला था, वो भी चलेगा, लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैसे समझाएंगे अभी हम बताते हैं। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विथ फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। सॉरी अवेलेबल टेक्नोलॉजी। देखिए रिसोर्सेज हमारे गिवन हैं, दिए हुए हैं, फिक्स्ड हैं, लिमिटेड हैं, सही बात है कि नहीं। यस सर, मैंने ये बात बताई थी। तो आप उनको फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे, फुलर, है ना। आप पूरा मनी एक बार में जब आता है तो पापा कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करते हैं, तो कुछ ना कुछ एक बजट लेकर चलते हैं, उस बजट के अकॉर्डिंग पूरा चलता है, तो वो बजट पूरा खर्च होता है ना हमारा, सही बात है कि नहीं। हाँ सर ये बात तो सही है। तो हमने क्या जाना, हमने कुछ पॉइंट जाने। आप 5वां पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, आपको आपके घर वालों की कसम, आप 5वां पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस, ये बात जानी। रिसोर्सेज आर गिवन, ये भी बात जानी। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, यही बात जानी। टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड डज नॉट चेंज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये बात जान ली, ठीक है। अब 5वां पॉइंट क्या होगा, ये बात हम आगे जानेंगे जब हम इसको एक शेड्यूल के
ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, तब जानेंगे इस बात को। चलिए जानते हैं, ठीक है। लेकिन सर पहले डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कुछ तो समझा दीजिए, आप तो भागने लगे। नहीं भाग रहा भैया, आपको पिछली क्लास में, सेकेंड क्लास में बताया था कि आप राइस, वीट, शुगर केन, पल्सेस यानी दाल, गन्ना, गेहूँ, चावल, चावल का 18,000, 15,000, 20,000, ऐसे वाला एग्जाम्पल दिया था ना आपको। यस सर, जिसमें हमारा लालच फेल हो गया था। हाँ हाँ वही भाई, आपका ये 18,000 वाले में आपने 60% बोला था कि 60% हम राइस उगा लेते हैं और 40% वीट उगा लेते हैं, है ना, ये बात बताई थी। तो मुझे एक बात बताइए कि अब 60% ही हम वो उगाएंगे, ज़रूरी है ऐसा? नहीं, हम 50% भी तो कर सकते हैं। जैसे वीट 50% भी तो कर सकते हैं, दोनों 50-50 कर सकते हैं। हो सकता है उल्टा हो जाए, 40 और यहाँ पे 60 कर लें, तो ये क्या निकले, एक तरीके को कॉम्बिनेशन निकले। 40-60 करेंगे तो मान लो ये ए कॉम्बिनेशन है, ये 50-50 करेंगे बी कॉम्बिनेशन है, 60-40 करेंगे सी कॉम्बिनेशन है। आप इस रब को मत जाइए, बस समझिए, केवल समझिए, ठीक है। ये बात हुई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर, बिल्कुल बात क्लियर हुई। तो यही बात है, लेकिन आ तो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट ही रहा है। एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा ये हमें बाद में बताएंगे। मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग ही तो आप काम करेंगे। सही बात है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सही बात है। आप 95% मैक्सिमम ला सकते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आएंगे 80 या 99 आ गए तो वो अलग केस है, वो भी पढ़ाएंगे हम आपको अभी। लेकिन फ़िलहाल आप 95% मान के चलें कि आप 95 स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कि इतना हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कर सकते हैं, वही बात है यहाँ पे। तो चलिए आइए, है ना। तो देखिए एक शेड्यूल के थ्रू बताता हूँ, मैंने अभी बोला था ना शेड्यूल के थ्रू। देखो मैं शेड्यूल इसलिए बना कर लाया हूँ पहले से ही, टाइम कम लगे और आप पूरा स्टडी केयर से पढ़ें, इसीलिए। देखो यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आप ये मत पढ़िएगा अभी, नंबरिंग इसकी इतना ध्यान दिए। गुश से क्या है, गुश भी क्या है, मान लो गुश से मान लो आपकी आइसक्रीम है, गुश भी आपका बिस्कुट है, और कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन अभी आपके सामने बनाया के दिखाए थे, वैसे ही कॉम्बिनेशन है, ये नाम दे दिया हमने कॉम्बिनेशन के, ठीक है। सर ये MOC MRT क्या, ये मत जानिएगा, बिल्कुल मत जानिएगा, बिल्कुल जाने तो डूबे गंगा मैया सवाल। तो देखिए ये 50%, ये देखिए अब हम आइसक्रीम है, हम आइसक्रीम और बिस्कुट की बात कर रहे हैं। आप खरीदार भी हैं, लेकिन इस बार खरीदार मत बनिए, इस बार आप एक बार प्रोड्यूसर बन के देखिए। क्या प्रोड्यूसर 100 रुपये में मान लो 15 आइसक्रीम बना सकता है, वो 15 बिस्कुट बना सकता है। आप गुस्से को बिस्कुट मानिए, गुस्बी को आइसक्रीम मानिए, ठीक है। 15 बिस्कुट बना सकता है 100 रुपये में, लेकिन अगर वो 100 रुपये में 15 बिस्कुट बनाएगा तो फिर आइसक्रीम बिल्कुल नहीं बन पाएंगी, ये भी बात है। तो उसने कहा ये कॉम्बिनेशन यार आइसक्रीम भी बिक जाएंगी, एक आध तो बढ़िया ही लगेगा, कोई लौटे नहीं खाली आप, है ना, ये भी बात है। 14, अब आपने दूसरा कॉम्बिनेशन जाना कि 14 कर लेते हैं आइसक्रीम और एक वो 14 बिस्कुट कर लेते हैं, एक आइसक्रीम कर लेते हैं, ठीक है। आपने कहा हाँ ये सही रहेगा, फिर आपने नहीं दूसरा ले लेते हैं, 12 बिस्कुट कर लेते हैं, 2 आइसक्रीम कर लेते हैं, 9 बिस्कुट कर लेते हैं, फिर आपने आगे की कहा 9 बिस्कुट कर लेते हैं। ऐसे ही आप कैरी ऑन करते चले गए। आपको ये खुद समझना है, समझिए, रटिएगा मत। तो हमने क्या देखा, हमने ये बना लिया शेड्यूल, ठीक है। आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराएंगे। आप ग्राफ में ऐसे ही करके तो लिखते थे, पॉइंट 0, 15, 1, 14, 2, 12, है ना, 3, 9, 4, 5, 5,0 ऐसे करके लेते थे ना आप। यस सर। अब इसी के अकॉर्डिंग आप इसको क्या मान लेते थे, एक्स एक्सिस पर लेते थे, इसको वाई एक्सिस पर। आप ये एक्स एक्सिस पर जो ले रहे हैं वो किसके रिलेटेड पर ले रहे हैं, गुड़ बी के बीच में गुड़ बी है, वाई एक्सिस में गुड़ ए है, यही बात है। यस सर।
तो आप ग्राफ बनाना जानते ही होंगे, जैसे सर अगर 10th में पढ़े होंगे तो। और पढ़ने वाला ही मेरी वीडियो देख रहा है, बाकी कोई भी वीडियो नहीं देखेगा, मुझे ये भी पता है। तो देखिए इस तरह का कुछ ग्राफ बनकर आपके सामने आ जाएगा जब आप बनाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। बस पॉइंट को मिला लीजिएगा ऐसे करके। आप ग्राफ इस तरीके का अपने हाथ से बनाएंगे, आप ग्राफ पर ग्राफ नहीं बनाएंगे, समझ गए ना। ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप एक कागज़ पर ही खुद का ग्राफ बनाएंगे और उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुस्से को लेंगे सेक्रीफाइस, गुस फी गेंड, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर लिया है, हमने पहले ही बता दिया था आपको। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर लिया है और वाई एक्सिस पर लिया है, वो क्यों लिया है वो भी जानेंगे अभी। तो ये सर ये बात सही है, हमारा बन के आया, तो ये कॉनकेव बन के आ रहा है। ये कॉनकेव ही क्यों बन के आ रहा है? ये कॉनकेव मिरर सर फिर डरा रहे हो आप। कॉनकेव मिरर ये वैसे ही न्यूटन से पीछे छुड़ा के आए थे हम, वहाँ से साइंस से पीछे छुड़ा के आए थे हम, फलाना ढमका से पीछे छुड़ा के आए थे, इसलिए कॉमर्स में आए हैं। यहाँ पे भी कॉनकेव है। देखो यहाँ पे कॉनकेव नहीं है, यहाँ पे कॉनकेव कर्व है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, यहाँ पे कॉनकेव कर्व है। तो सर ये कॉनकेव क्यों है? ये स्ट्रेट भी तो बन सकता था, बिना बात के हमको डरा रहा है। हाँ मैं भी पूछता हूँ कॉनकेव क्यों है, कोई बताएगा? एक बच्चा बोल रहा है मुझे कि सर ये डिफरेंस जो है वो बढ़ रहे हैं पॉइंट से पॉइंट। ए से बी में पॉइंट देखिए आप, बी से सी में पॉइंट देखिए, फिर सी से डी में, डी से ई में और बड़ा, ई से एफ में देखिए और बड़ा। बड़ा कि नहीं बड़ा? यस सर ये भी बात है। तो आप देखिए ऐसे पॉइंट मिला लीजिएगा आपने, ठीक है ना। आप पॉइंट मिलाकर देखिएगा एक बार और, पॉइंट मिलाकर देखेंगे, अच्छी स्टडी होगी। अब क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर जितना कम हुआ है ना, यहाँ पर भी देखिए फिर क्या हुआ, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है या नहीं, डिस्टेंस बढ़ रहा है। यस सर। तो यही चीज़ सर, मतलब अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? अगर पूछ लिया कि कॉनकेव क्यों है, आपने बता तो दिया कॉनकेव क्यों है, ये ठीक है। तो ये रेशियो में ले सकते हैं आप, है ना, इन दोनों का रेशियो जान सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक रेशियो जानेंगे, ये रेशियो में दिखाएंगे आपको, ये रेशियो में दिखाएंगे आपको, ये रेशियो में दिखाएंगे अभी आपको। देखो कैसे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर आप आए, जब आपका मन नहीं माना कि 15 बिस्कुट सही नहीं होंगे, आइसक्रीम वाला लौट जाएगा, तो हम आइसक्रीम बनाने के लिए, +1 आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सेक्रीफाइस भी तो करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं। रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं तो हमें मनी शिफ्ट करना पड़ेगा। आप सारा मनी तो इस पर खर्च नहीं कर रहे, तो इसीलिए आइसक्रीम पर खर्च करने लगे। तो मनी क्या हुआ, नेट थोड़ा शिफ्ट हुआ, डिमांड शिफ्ट हुई, मतलब आपका प्रोडक्शन शिफ्ट हुआ, सॉरी डिमांड नहीं, प्रोडक्शन शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आप अगले कॉम्बिनेशन पर गए तो -2 फिर +1। आपने यहाँ पे गेंड करने के लिए 2 यूनिट प्रोडक्शन का घाटा किया, यानी सेक्रीफाइस किया। -3 फिर वो -3 +1 फिर -4 +1। ऐसे ही आप समझ रहे होंगे, इसके ही कारण ये बढ़ रहा है। तो सर ये तो रेशियो हो गया ना। हाँ रेशियो हो गया। अब रेशियो कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ कि सेक्रीफाइस पहले लेंगे, वो सॉरी हाँ सेक्रीफाइस पहले लेंगे। तो सेक्रीफाइस कैसे हुए थे, 1 2 3 4 5 ऐसी, और गेंड कैसे 1 1 1 1 1 1। तो आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग। तो सर इस रेशियो को नाम क्या देंगे? हमने इस रेशियो का जो भी नाम देंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या बन रही है हमारी? इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट सैक्रिफाइसिंग गुड्स एंड यूनिट गेनिंग गुड्स, है ना। जो यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं गुड्स उनका रेशियो, और यूनिट जो गेन कर रहे हैं उनका रेशियो। सही बात है? यस सर। तो सर इस रेशियो की डेफिनेशन का नाम क्या देंगे? इस रेशियो की डेफिनेशन का नाम देंगे MOC MRT। इसके हिडन करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि आपने वो पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए हिडन किया क्योंकि मैं देख रहा था कि आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे।
ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो हम एमओसी बताते हैं हम। अब आप कहेंगे सर एमओसी की फुल फॉर्म क्या है, वो भी बताता हूँ। एमओसी की फुल फॉर्म क्या है? एमओसी की फुल फॉर्म है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एमआरटी की फुल फॉर्म है जिसे हम एमओसी के नाम से भी जानते हैं, यानी एमओसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है एमआरटी, जिसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात है? ठीक है सर, ये बात ठीक है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है सर? एडिशनल, एक्स्ट्रा। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर? ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता हूँ क्या है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बताता हूँ। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये भी आप जानिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपने इतना तो जाना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण सेक्रीफाइसिंग हो रहा है, एक का गेनिंग हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप पे एक लैंड है, इस डेफिनेशन को जानने के लिए आप पे एक लैंड है मान लीजिए, जिसमें राइस कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, पल्स कर सकते हैं। आपके लैंड एरिया के हिसाब से 10,000 राइस का मिल जाएगा, 9,000 बीट का मिल जाएगा, और पल्स का 8,000 मिल जाएगा। 8,000, 9,000, 10,000। ठीक है, आप सबसे पहले क्या उगाना चाहेंगे? राइस उगाना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ तो लालच बुरी बला है। बीट उगाना चाहेंगे, लेकिन पल्स डायरेक्ट नहीं उगाना चाहेंगे। ठीक है, जो भी है, मान लो राइस की डिमांड नहीं है तो आप बीट उगाएंगे, है ना। लेकिन अगर राइस की डिमांड है तो आप राइस ही उगाएंगे ना, है ना, राइस ही तो उगाएंगे। जैसे तो राइस उगाएंगे, तो ये क्या हुआ? 9,000 बीट क्या हुआ? ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। आपने इसको सेक्रीफाइस किया, इसीलिए इसकी राइस की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो 9,000 होगी। उसकी कॉस्ट, उसकी जो मतलब बोल सकते हैं प्रॉफिटेबल कॉस्ट क्या होगी, वो 10,000 होगी, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 9,000 होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? डेफिनेशन, पहले आप डेफिनेशन को एग्जाम्पल में पुट करके देखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस, राइस क्या है? एक तरह की एक्टिविटी है। इस 9,000, 9,000 क्या है? वैल्यू है। वैल्यू किसकी है? वैल्यू किसकी है? वीट की। वीट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगन, यानी कि हम वीट उगा सकते थे, जो कि अगला बेस्ट, एक अगला बेस्ट विकल्प है जो कि हमने सेक्रीफाइस किया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? सीधे सीधे हम शब्दों में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। एग्जाम्पल आई हैव टीच्ड, सो राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सारा कुछ लिखा दूंगा तो आप एग्जाम्पल लिखना नहीं सीखेंगे, आप खुद से लिखना भी नहीं सीखेंगे। इसलिए ये आपका होमवर्क है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जाम्पल जानने के लिए। ठीक है सर, एमआरसी क्यों बढ़ता है, एमओसी क्यों बढ़ता है? मैंने अभी तो बताया था आपको कि रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, तो क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज को शिफ्ट करना होगा। जब रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? एमआरसी, एमओसी बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? यस सर, बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर बात। अब आपको ये बात समझ में आई कि जो पीपी कर्व है वो हमारा क्या होता है? कॉनकेव होता है, जिसे हम कॉनकेव मिरर कह रहे थे अब तक, लेकिन कॉनकेव होता है, बताया। डाउनवर्ड स्लोपिंग भी तो हो रहा है ये, जस्ट सर डाउनवर्ड स्लोपिंग भी तो हो रहा है, ये बात तो हम जान ही नहीं। तो इसकी कितनी प्रॉपर्टी निकल कर आई हमारी? 2 प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं, 2 प्रॉपर्टी निकल कर आए, विशेषताएं निकल कर आए। तो हम सर विशेषताओं को कैसे लिखेंगे? लिखने सिखा रहा हूँ। तो पहली विशेषता, पीपी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस
more of one good, economy must produce less of other in situation of full employment of resources. रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज करेंगे, फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, उसमें क्या करेंगे आप, इकोनॉमी को जब एक गुड्स की यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे की क्या करनी होगी, कब करनी होगी, तो क्या होगा, इससे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है। सेकंड बात, पीपी कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन, ये बात हमने बताई थी। क्यों एमओसी इंक्रीज क्यों होता है वो भी आपको बता दिया, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हमें क्या करना होगा, दो कुछ के रिलेटेड में हम पीपी कर्व के बारे में जानना है। तो पीपी कर्व से रिलेटेड एमआरटी बढ़ता है, तो एमआरटी जो पीपी कर्व जो कॉन्केविटी शेप मिलता है वो इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से मिलता है। इंक्रीजिंग एमआरटी क्यों होता है, क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, तो हमें एक गुड्स से दूसरे गुड्स में रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ता है। सीधी बात, सिंपल बात। ठीक है। प्रॉपर्टी समझ आ गई, डेफिनेशन समझ आ गई, एमओसी क्या होता है समझ आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है समझ आ गया। ठीक है। एमआरटी एमओसी सबकी फुल फॉर्म समझ में आ गई। ठीक है सर। सर आपने सर एक बात बोली थी कि वो 5वां पॉइंट अभी जो है वो अभी हम दिखाएंगे नहीं। ठीक है, हाँ दिखाते हैं, अब दिखाते हैं आपको, अब दिखाते हैं वो वाला पॉइंट। तो आपकी नीश भी है वो दिखाना। रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंट इक्वली इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। क्यों बताया ना, रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। बताया कि नहीं बताया, अभी तो बताया था बिल्कुल, और पहली क्लास से बताता आ रहा हूँ कि रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, तो भूलिएगा मत। ठीक है ना। तो वो इफ़िशेंट इक्वली तरीके से, आप मनी को ऐसा नहीं है कि आप आइसक्रीम भी बना लेंगे उसी पैसे से, आप सब कुछ कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। वही बात है यहाँ पे। तो इसके कारण क्या होगा, एमआरसी वो एमआरटी और एमओसी बढ़ेगा, एमओसी बढ़ेगा, एमआरटी बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा वो, क्योंकि रिसोर्सेज हमने शिफ्ट किए होंगे तो एमआरसी बड़ा होगा, एमआरटी बड़ा होगा, एमओसी बड़ा होगा, एमओसी बड़ा होगा तो क्या बना होगा, पीपी कर्व कॉनकेव बना होगा। बात खत्म हो गई। ये हमारे कुछ एग्जम्पशंस होते हैं पीपी कर्व के। ठीक है, ये हमारे पीपी कर्व के कुछ एग्जम्पशंस होते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। सर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, बोलिए क्या चीज़ आ रही है। सर मैं एक चीज़, आप बोल रहे हैं कि फैमिली में आप इसको अप्लाई करके देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, बोलिए क्या अप्लाई कर रहे हैं आप। जवाब, सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं मान लो पूड़ी बना रहा हूँ, रिफाइंड लेकर आया, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 80 रुपये की रिफाइंड आई। ठीक है सर, ये वाली रिफाइंड जो थी, मान लो 20 पूड़ी मैं हमेशा बना लेता था उस रिफाइंड के तेल से। ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल सही बात है, रिफाइंड से आप 20 पूड़ी बना लेते होंगे। लेकिन आज क्या हुआ, मान लो 20 पूड़ी बना लेते हैं उस तेल से, ज़्यादा मत उछलना कि सर 20 ही बना पाएंगे या वो कर पाएंगे, ये मत सोचना। मान लीजिए 20 बना लेते हैं। ठीक है बिल्कुल सही बात है। तो सर पूड़ी बनाने आज जब मैं पूड़ी बना रहा था तो तेल जल गया, जल्दी जलने लगा, जल्दी जल रहा था आज का तेल। तो आज मैं पूड़ी 16 ही बना पाया, आज 20 पूड़ी नहीं बन पाई। अच्छा ये बात है। ठीक है सर, एक दिन और पुरानी बात है कि मैंने क्या किया, मैं रिफाइंड लाया था, तो उस दिन मैंने 25 पूड़ी बना ली थी। क्या ऐसा केस पीपी कर्व में हो सकता है? क्या ऐसा केस पीपी कर्व में हो सकता है कि मैं 80 रुपये मेरा बजट है, वो रिसोर्सेज है, मैं उससे रिसोर्सेज को खरीद कर, मतलब तेल खरीद कर ला रहा हूँ और पूड़ी बना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सीधी बात है आपकी, बात समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आप पीपी कर्व से रिलेटेड क्या बात करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। ये बात आप लोग जो सुन रहे हैं, ये प्रश्न आप सभी ने सुना, ये आपकी सब फैमिलियों में भी होता है, तो इसको हंसी मजाक में मत लीजिएगा। ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो पहले तो हम जान ही लेते हैं पीपी कर्व क्या दिखाता है। बच्चे ने अभी बोला 20 पूड़ी बना लेता है वो रोज की, तो पीपी कर्व भी वही दिखाता है। पीपी कर्व रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट विच इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जिसका मतलब ये है कि
एक बहुत अच्छा यूज हुआ रिसोर्सेज का, फुलर यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट सर। तो बच्चे ने पूछा कि ऑलवेज एन इकोनॉमी ऑपरेशन पीपी कर्व, क्या पीपी कर्व पर हमेशा जो इकोनॉमी है वो वर्क करेगी? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि पूरी आज कम बन नहीं, कल ज़्यादा बन गई थी, 25 बन गई थी उस लड़के की, वो बोल रहा है 16 बनी थी। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। क्यों होता है? देखिए, वो इसलिए होता है जब मान लीजिए पीपी कर्व से नीचे काम करता है। पीपी कर्व हमारा कैसा बनकर आ रहा था? आपको मैंने बताया पीपी कर्व ऐसा बनकर आएगा हमारा। आप रफली मान लीजिए अभी इसको, ये मान लीजिए पीपी कर्व है अभी हमारा, ठीक है। मान लीजिए इससे कम आया हमारा एक्चुअल, ये मैक्सिमम लेवल है। मैक्सिमम लेवल एक टास्क है। मैंने बोला था ना आपको शुरुआत के डेफिनेशन के पहले ही कि 95% आपका मैक्सिमम वो है, गोल है। तो इसी तरह से, लेकिन आप 80% ला पाए तो एक्चुअल ये है, तो आप कम ला पाए, या हो सकता है आप ज़्यादा ले आए, हो सकता है ना आप ज़्यादा ले आए, तो ये एक्चुअल है आपका। तो एक्चुअल क्या निकला? 99% ले आए आप, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एडवांसमेंट, आपकी एडवांसमेंट रही हर समय। आप ज़्यादा लाएंगे तो एडवांसमेंट, आप में ग्रोथ है पढ़ने की। आप मेरा लेक्चर पढ़कर 35 मिनट का आप 35 मिनट में ही कवर कर रहे हैं, और 35 मिनट के बाद जो 25 मिनट हैं वो आप रिवीजन में लगाकर 1 घंटे में ही पूरा टॉपिक कवर कर लिया। तो मान लीजिए आप में ये ग्रोथ है एक तरीके की, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़िया है, आपके माइंड की टेक्नोलॉजी बढ़िया है। कुछ बच्चे होंगे जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे फिर 3-3 घंटे तक रटेंगे और लेवल फिर भी 80 आ रहा है। तो क्या है ये? क्या है? उनकी माइंड टेक्नोलॉजी कम है। यानी समझ में आया ना? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उनका लेवल ही अलग है। समझ आया ना? जस्ट सर, बात तो समझ आई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे, व्हेन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग बिलो पीपी कर्व रिफ्लेक्ट अनडाउटली, निसंदेह इकोनॉमी अगर पीपी कर्व से नीचे काम कर रही है तो निसंदेह एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इज बिलो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट से कम है। विच इंडिकेट, वो क्या दिखाएगा? सिचुएशन ऑफ इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इनइफेक्टिव वे। सॉरी सर, इनएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? देखिए, इनएफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इनइफेक्ट का मतलब इफिशिएंट, यानी केवल आप इफिशिएंट इनएफिशिएंट नहीं, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। इनइफेक्टिव वे मत जानिए, पहले इफेक्टिव का मतलब जानिए। इफेक्टिव का मतलब होता है टास्क को कंप्लीट करना। टास्क का कंप्लीट करना आपका क्या था? 95% आपको लाने हैं, लेकिन आप कितने लाए? 80%। तो ये क्या हुआ? इनइफेक्टिव वे हुआ आपका, आप टास्क पूरा नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग अबव पीपी कर्व रिफ्लेक्ट प्रोग्रेस इन लेवल ऑफ आउटपुट। पीपी कर्व से अबव वर्क कर रही है इकोनॉमी, तो वो क्या दिखा रहा है? लेवल ऑफ आउटपुट प्रोग्रेस किया, लेवल ऑफ आउटपुट में उन्नति हुई। विच इंडिकेट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ठीक है। मैंने अभी बता ही दिया आपको, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, आपकी माइंड टेक्नोलॉजी एडवांस है, इसलिए आप 99% गेन किए। 95% गेन के अलावा 99% गेन हुआ इस बार का आपका माइंड टेक्नोलॉजी। तो इसका कर्व आप सेल्फ ड्रॉ करेंगे, जैसा अभी मैंने बताया, ये वाला कर्व आप खुद सेल्फ ड्राइंग करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क तो है ही है, लेकिन आप और तरीके जानेंगे कि क्या तरीका है, क्या मतलब क्या कारण है जिससे कि इकोनॉमी बिलो पीपी कर्व वर्क करती है, एबव पीपी कर्व वर्क करती है। यानी एबव पीपी कर्व का मतलब क्या है? आप राइटवर्ड शिफ्ट देख रहे हैं, आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट देख रहे हैं,
लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है, ये चीज़ आप नीचे की ओर धकेले तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है ये, अभी आपका आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आप जानेंगे कि ऐसा क्यों है। जैसे अभी मैंने आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बता दिया, इसका कारण अंडर यूटिलाइजेशन बता दिया, इनफिशिएंट वे में वर्क बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ऐसे ही और कारण हो सकते हैं। आप टेलीग्राम पर बताएंगे, मुझे मैसेज करेंगे 95 इस नंबर पर 9548128039। ठीक है, ओनली मैसेज 6 to 7 ऑन PM यानी शाम को। ठीक है, अभी आज का लास्ट टॉपिक ये तो हो गया, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, वो भी बताते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का। आपने सोचा कि सर ये PP कर्व जो है वो कॉनकेव ही रह सकता है क्या कॉन्वेक्स नहीं हो सकता? जैसे साइंस में हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे कि कॉनकेव कर्व नहीं हो सकता, क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है जानेंगे, चलिए देखिए। जब PP कर्व आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे होगी तो MOC क्या होगा, कांस्टेंट, यानी सेम रहेगा, वो इंक्रीजिंग वे में नहीं चलेगा। जैसे आपको 1:1, 2:1, 3:1 वो बढ़ रहा था, यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, या तो 1:1 या 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2 ऐसे सब में चलेगा। देखिए, आइए कैसे। देखिए, मान लीजिए आप 5, मान लीजिए आप मान लीजिए आप 5 नहीं मतलब 10 बिस्कुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10 बिस्कुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रोड्यूसर हैं, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। लेकिन अगर आपने 10 गुड्स प्रोड्यूस कर लिए तो आइसक्रीम 0 होगी, क्योंकि आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में 1 रुपये का बिस्कुट आ रहा है। ठीक है, 2 रुपये की आइसक्रीम है, 2 रुपये की लागत आइसक्रीम पर लग रही है। मान लो आपने कहा नहीं एक आइसक्रीम प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या हुआ, एक का आइसक्रीम गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पर घटाना पड़ा। ऐसे ही आप और घटाएंगे तो आप 2 आइसक्रीम कर पाएंगे, आप और घटाएंगे तो आप 3 आइसक्रीम कर पाएंगे, आप और घटाएंगे तो आप सॉरी यहाँ पर घटाने का मतलब है ना, तो ये आप और घटाएंगे तो 4 होंगे, और घटाएंगे 0 पर पहुँच गए तो 5 आइसक्रीम बन सकती हैं, क्योंकि इस पर 2 रुपये की लागत है, आप पर 10 रुपये हैं। मैंने बताया ना 10 रुपये हैं, 10 रुपये के बिस्कुट 10 बन सकते हैं। आप 0 बनाएंगे फिर 10 रुपये ख़त्म हो गए। लेकिन आपने कहा 8 बिस्कुट बना ले रहे, एक आइसक्रीम 2 रुपये, पूरे 2 रुपये की लागत लग रही है। ठीक है, ऐसे ही तो आपने क्या देखा, यहाँ पे प्लस वो -2 कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग तो आपको समझ में आ गया, तब +1 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे +1 किया तब भी -2 हुआ, तब भी -2 हुआ, तब +1 हुआ, जब -2 हुआ, जब -2 होगा, जब +1 हुआ, फिर +1 हुआ। तो क्या देखा आपने, कांस्टेंट रेशियो है। तो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो क्या बना, 2:1। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग का रेशियो क्या बना, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। तो क्या बना आपका टॉपिक बना, ठीक है, कांस्टेंट। इसका ग्राफ आप मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे। कर्व होमवर्क है आपका, दूसरा होमवर्क। पहला होमवर्क उसको जो मैंने रफली समझाया उसको फेयरली समझाएंगे, आप मुझे खुद सेंड करेंगे। और ये तीसरा होमवर्क है यानी, और पहला होमवर्क था आपका जो रफली को फेयरली करेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका, आप रीजन बताएंगे मुझे टेलीग्राम पर। तीसरा है कि आप होमवर्क बताएंगे इसका टेलीग्राम पर। नंबर मैं फिर दोबारा बता दूंगा आपको। देखिए, अब PP कर्व कॉन्वेक्स भी हो सकता है क्या सर? यस, बिल्कुल हो सकता है। इस बार आप डिक्रीजिंग करेंगे, इस बार आप डिक्रीजिंग करेंगे। कैसे डिक्रीजिंग करेंगे बता रहा हूँ, कैसे डिक्रीजिंग करेंगे ये आप होमवर्क में करके आएंगे। ये भी आपका होमवर्क है, इसका कर्व भी होमवर्क है। तो आज का सिलेबस, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ सोचिए, कुछ सोच के चलिए, तब आप इकोनॉमिस्ट बन पाएंगे। आप इकोनॉमी
इकोनॉमिक को अच्छे से समझेंगे जब खुद से करके देखेंगे। आप प्रैक्टिकल ऐसे तो खुद से भी करके देखिए, ठीक है। तो थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी डाउट है और ये आंसर कहाँ सेंड करने हैं, वो टेलीग्राम नंबर पर, मैं आपको टेलीग्राम नंबर देता हूँ। टेलीग्राम नंबर है हमारा 95 12, वो 95 48 12 80 39, 9548128039, 9548128039, ठीक है। इस पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। इस पर ही आप अपनी मतलब जो है आंसर सेंड कर सकती हैं, ठीक है। थैंक यू। इकोनॉमी वाली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, और जो नोट्स की बात रही, वो नोट्स भी आपको नीचे लिंक पर ही मिल जाएंगे। थैंक यू। वाई।